डियर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान के रेमेडियल मॉड्यूल के अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका का फुल सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। और इसके पहले अध्याय 1 से 4 तक के रेमेडियल मॉड्यूल का फुल सॉल्यूशन हमने कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर देख लीजिए, जिससे कि आपके सारा जो रेमेडियल मॉड्यूल है वो सॉल्व हो जाए और आप अपनी एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर पाओ। इसके साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो जल्द ही आने वाले हैं। तो प्रश्न पहला है बहुविकल्पी प्रश्न। इसका पहला है कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो इसका उत्तर होगा रॉबर्ट हुक ने। दूसरा है कोशिका का आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है लाइसोसोम को। तीसरा है सूक्ष्मजीव को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है, तो इसका उत्तर होगा सूक्ष्मदर्शी। अगला है कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड व प्रोटीन से। इसके बाद है यदि किसी कोशिका को अति परासरणीय विलयन में रखा जाता है तो इसमें परिवर्तन होगा, तो इसका उत्तर होगा सिकुड़ जाती। इसमें क्या परिवर्तन होगा? कोशिका सिकुड़ जाएगी। अगला है मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं, तो ये कोशिका होती है यूकोरियोटिक कोशिका। सातवां है पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। आठवां है एक कोशिका से दो या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है, तो यह कहलाता है कोशिका विभाजन। इसके बाद अगला है रिक्तिकाएं पाई जाती है, तो रिक्तिकाएं पाई जाती है पादप कोशिका में। और 10वां है जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, तो यह होती है कोशिका। प्रश्न नंबर 2 है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसका पहला है जीवन की मूल इकाई है, तो इसका उत्तर हमें यही लिखना है, जीवन की मूल इकाई है कोशिका। जीवन की मूल इकाई है कोशिका। इसके बाद है कोशिका की खोज किसने की? तो हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखा था, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक। अगला है पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो यह बनी होती है सेल्यूलोज की। अगला है कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो यह नियंत्रण होता है केंद्रक के द्वारा। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता? तो कोशिका का पावर हाउस होता माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला है गुणसूत्र मूलतः बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन, तो इसका उत्तर ही दे रखा है कि गुणसूत्र मूलतः किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। इसके बाद है नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? तो नारियल का रेशा जो बना होता है स्क्लेरेनकाइमा का। स्क्लेरेनकाइमा इस ऊतक का बना होता है, ऊतक का नाम है। अगला है कोशिकांग जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखा था, ठीक है, लाइसोसोम आएगा इसका उत्तर, लाइसोसोम। इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जीवों का हृदय किस ऊतक का बना होता है? तो इसका उत्तर होगा पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है सही जोड़ी बनानी और यहाँ जो सही है वह लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ बता देते हैं, आप यहाँ लिख लेना। तो इसमें पहला जाइलम। जाइलम जो है जल का संवहन करता, तो पहले की जोड़ी इससे बनेगी। जाइलम ऊतक जो है जल का संवहन करने का कार्य करता है पादपों मतलब पौधों में। इसके बाद है फ्लोएम। फ्लोएम जो है यह भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, ठीक है, यह भी पौधों में भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस कहते हैं, तो यहाँ पे इसकी तीसरे की जोड़ी इससे बनेगी। इसके बाद है राइबोसोम। राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, तो इसकी जोड़ी प्रोटीन से बनेगी। इसके बाद 5वां है लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, यह हमने देख लिया था ऊपर भी। गोल्गी बॉडी
गोल्गी बॉडी कोशिका के अंदर का संगठन होता है यह, तो इसकी जोड़ी यहाँ बनेगी छठे की। और क्लोरोप्लास्ट जो प्रकाश संश्लेषण में बहुत ही उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से जिसके सामने जो सही वह आपको यहाँ लिखना है। जैसे जाइलम के सामने आपको यहाँ लिखना है जल का संवहन, फ्लोएम के सामने लिखना है भोज्य पदार्थों का संवहन। तो इस प्रकार से आप लिख दो इसको। इसके बाद है अध्यय लघुत्तरीय प्रश्न। इसका पहला है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। तथा जीवन की सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के भीतर होती है, इसलिए इसे जीवन की कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा यदि किसी कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई गति नहीं होती। ऐसे विलयन को समपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लिख देंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशीय जीवों में पर्यावरण से अपना जटिल भोजन एवं अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है, इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। द्रव का पदार्थ का अंतर्ग्रहण पिनोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है, पदार्थ का जो अंतर्ग्रहण जो है, अंतर्ग्रहण आएगा यहाँ पे, अंतर्ग्रहण पिनोसाइटोसिस कहलाता है। तो हमें यहाँ पे केवल एंडोसाइटोसिस ही बताना है, तो हम यहीं तक लिखेंगे, यहाँ तक उदाहरण सहित लिख देंगे। तो यहाँ पे अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है, तो यहाँ तक इसका उत्तर होगा। इसके बाद है दो ऐसे अंगकों के नाम बताइए जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो इसका उत्तर होगा प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिका के दो अंग हैं जिनका अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो इसका उत्तर है कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। तो अभी जोड़ी में भी हमने राइबोसोम की जोड़ी प्रोटीन से बनाई थी, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम के अंदर होता है। इसके बाद है रसधानी का क्या कार्य होता है। तो इसका उत्तर है अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रकीय रसधानी होती है। यह कोशिकाओं में जल संबंधों को बनाए रखती है तथा यह अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करती है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य लिखिए। तो पहला कार्य हम लिख देंगे जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा का एटीपी के रूप में निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे हम लिख देंगे माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा का एटीपी के रूप में निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। और दूसरा है प्रोटीन का संश्लेषण। तो ये दो कार्य हमने माइटोकॉन्ड्रिया के लिख दिए हैं। इसके बाद है लवक के दो कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर है लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं और दूसरा लवक पुष्पों को आकर्षक बनाते हैं। अब लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तीन अंतर लिखे। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर हम लिख देंगे। पहला अंतर इसका आकार छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक में इसका आकार बड़ा होता है। दूसरा अंतर है केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है, नाभिकीय झिल्ली का अभाव होता है। और यूकैरियोटिक में केंद्रीय पदार्थ नाभिकीय झिल्ली द्वारा घिरा होता है। तीसरा अंतर है प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित है और यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित। तो इस प्रकार से अंतर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर है कोशिकीय उपापचयन में व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। ये एंजाइम बहुत शक्तिशाली पाचनकार एंजाइम होते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसके बाद तीसरा है कोशिका का बिजली घर पावर हाउस। ठीक है, पावर हाउस किस अंग को कहते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको एटीपी भी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको शॉर्ट में बोला जाता है एटीपी। ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट, जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक या वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है, प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, जो कोशिका के चारों ओर बाहरी आवरण के रूप में पाई जाती है। इस झिल्ली से, यहाँ पे हम लिखेंगे, इस झिल्ली से लाभदायक तथा उपयोगी पदार्थ कोशिका के आर पार विसरण क्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं, जबकि कुछ पदार्थ कोशिका झिल्ली के अंदर नहीं आ सकते। इसलिए प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक या वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इस प्रकार झिल्ली बाहरी आघातों से भी रक्षा करती है। इसके बाद 4 अंक वाले प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, पादप कोशिका या जंतु कोशिका का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र आपको बना देना, आपकी बुक में है, आसानी से बना सकते हो आप, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। तो हमें एक कार्य लिखना है। सबसे पहले अंतर्द्रव्य जालिका। तो अंतर्द्रव्य जालिका में हम लिखेंगे, कोशिका में प्रोटीन तथा वसा के निर्माण में सहायता करता है। दूसरा है गोल्गी उपकरण। इसमें हम लिखेंगे, कोशिका में बने पदार्थों के स्त्रावण का कार्य करता है। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें लिखेंगे, इसे कोशिका का ऊर्जागृह भी कहते हैं। यह सभी क्रियाओं के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। लाइसोसोम में हम लिखेंगे, कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है। इसे कोशिका का आत्महत्या का थैला भी कहते हैं। और अगला है रसधानियां। यह पादप कोशिका को कठोरता प्रदान करती है तथा उपयोगी पदार्थों का संचय करती है। तो इस प्रकार से हमने एक एक कार्य लिख दिए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन क्या है, कितने प्रकार का होता है, समझाइए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कोशिका विभाजन एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। कोशिका विभाजन जीवों में वृद्धि, विकास तथा मृत कोशिकाओं के पुनः निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद हम लिखेंगे कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है। पहला है समसूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो हम यदि 4 नंबर में क्वेश्चन आता है तो हमें इसका भी डिटेल लिखना पड़ेगा। तो पहला है समसूत्री कोशिका विभाजन। इसमें हम लिखेंगे, समसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिकाएं बनाती है। यह कोशिका विभाजन वृद्धि, विकास तथा मरम्मत के लिए आवश्यक है। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। दूसरा है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसमें हम लिखेंगे, यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें एक पैतृक कोशिका विभाजित होकर 4 पुत्री कोशिकाएं बनाती है। इन पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका की अपेक्षा आधी रह जाती है। तो इस प्रकार होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन को चित्र सहित समझाइए। तो हमें इसको चित्र सहित समझा देंगे। इस तरह से ये चित्र आपकी बुक में भी है और आप उसमें से ही इसको आसानी से बना लेना। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। तो पहला अंतर है, पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। दूसरा है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तीसरा है, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है। चौथा है, पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएं होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं या तो अनुपस्थित होती है या आकार में छोटी होती है। अगला है, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। इस प्रकार से अध्याय 5 रेमेडियल बुक के फुल सॉल्यूशन हो गया है। और इसी प्रकार हम रेमेडियल बुक का भी सॉल्यूशन बताएंगे हर विषय का, और इसके साथ ही अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी शुरू हो गई है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।